भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 के विषय में समझेंगे, जो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। क्योंकि ये अधिकार जो ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्तिगत एवं राज्य सरकार के विरुद्ध हैं, या हम राज्य सरकार या केंद्र सरकार बोल सकते हैं, सरकार की बात है तो यहाँ राज्य केंद्र आ सकते हैं, इनके भी विरुद्ध होते हैं, साथ ही साथ ये व्यक्ति को भी विरुद्ध होते हैं। तो 23 और 24 में जो प्रोविज़न दिए गए हैं वो क्यों दिए गए हैं, इसका अर्थ आप पहले समझिए। देखिए, अनुच्छेद जो 23 है, एक मिनट आप वेट करो। अनुच्छेद जो 23 है, या हम बोल सकते हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, उसके विषय में जानते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं, इसमें दो अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, 23 और 24। और 23 और 24 में जो शोषण होता है, चाहे वो पुरुषों का है, महिलाओं का, बच्चों का, किसी प्रकार का अगर शोषण है, तो उस शोषण को निदान के लिए सरकार ने व्यक्तियों को अधिकार दिए हैं कि आप उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। राइट। दूसरी बात है कि सरकार भी इसमें संरक्षण देती है और साथ ही साथ संविधान भी इसमें संरक्षण देता है कि जो व्यक्ति किसी न किसी शोषण से ग्रस्त है या किसी भी व्यक्तियों के अधीन है, या वो उसमें शोषण से मुक्त नहीं हो पा रहा है, दूसरे के यहाँ कृत्य करते हैं और अवैध व्यापार करा रहे हैं, तो उससे क्या है कि व्यक्तियों के अपनी गरिमापूर्ण जीवन जीने में भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, साथ उनका आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचती है, उनकी प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचती है। तो निश्चित ही उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण होता है, तो उसके उस शोषण के विरुद्ध ही अधिकार दिए जाते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 23 और 24 है, इसमें यही प्रोविजन किया गया है कि 23 में अगर बात की जाए और 24 में की जाए, दोनों में अलग अलग है। जैसे 23 में अगर हम देखते हैं तो 23 के अंतर्गत जो दिया गया है वो दिया गया है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध। यानी कि मानव दुर्व्यवहार मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम पर निषेध। ओके, तो ये अनुच्छेद 23 कहता है। तो इसमें पहले आप ये समझिएगा, मानव का मतलब तो आप जानते ही हो, इसमें पुरुष भी आ जाता है और महिला भी आ जाती है। राइट। और दुर्व्यवहार का मतलब है इनके साथ किसी न किसी तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, चाहे वो दुर्व्यवहार इनकी गरिमा को लेकर हो रहा हो, या इनकी अपनी दशा या इनके मानव जीवन के स्वतंत्रता को लेकर हो रहा हो। राइट। तो ये जो मानव दुर्व्यवहार जो शब्द है, ये काफ़ी व्यापक है, क्योंकि दुर्व्यवहार का मतलब है कि आप उसके साथ इस प्रकार का कृत्य कर रहे हो ताकि वह व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता, उसकी समानता, या वह अपने जीवन की जो स्वतंत्रता है, गरिमापूर्ण जीवन की उसे स्वतंत्रता दी गई है, उस पर कहीं ना कहीं आप उसकी ठेस पहुंचा रहे हो। तो उसका साथ क्या है? दुर्व्यवहार है। दुर्व्यवहार में अंतर्गत आप शारीरिक भी दुर्व्यवहार ले सकते हो, मानसिक दुर्व्यवहार तो लोगे ही, साथ ही साथ शारीरिक। तो मानव के जीवन में अगर किसी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अगर दुर्व्यवहार हो रहा है तो समझ सकते हैं आप उसका एक शोषण हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। तो दुर्व्यवहार की जो गतिविधियाँ हैं वो देखा जाए तो सामान्य रूप से सभी जगह देखने को मिलती हैं, हर जगह, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, तो लोगों के साथ कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं वो निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राइट। क्योंकि जैसे जैसे मानव समाज जागरूक हो जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता में भी वृद्धि हो रही है। तो जिस प्रकार से जनता में वृद्धि हो रही है, तो उस प्रकार से मानव की जो स्थिति है ठीक वो भी दयनीय हो रही है। सुधार तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में हर चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसी के विरुद्ध जो अधिकार हैं वो दिए गए हैं इसमें। ओके, पहले हम समझते हैं दुर्व्यवहार। तो दुर्व्यवहार किनके साथ होता है? आप जानते हो किनके साथ दुर्व्यवहार होता है? दुर्व्यवहार ऐसे लोगों के साथ होता है, ऐसे लोगों के साथ होता है जो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। अब वो आर्थिक स्थिति इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी अपनी आर्थिक दशा या अपनी जो दिनचर्या है उससे संबंधित अपना
अपना जो खान पान है उसको भी चलाने में उनको समस्याएं आती हैं। तो वे कहीं ना कहीं अपना प्रयास करने के लिए, अपने काम करने के लिए भी वो दूसरे के यहाँ पे काम करते हैं, राइट, ताकि वो क्या करें कि अपने को कुछ ना कुछ रुपए जुटा सकें। लेकिन ये प्रॉब्लम पहले देखा जाए तो पहले जो मानव दुर्व्यवहार था वो काफ़ी ज़्यादा ही व्यापक था। तो उस समय जो लोग हुआ करते थे, जैसे महाजन हुए या ठेका, जो मतलब बड़े बड़े लोग होते थे, जो पैसा वाले होते थे, ठीक, जमींदार लोग हुआ करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, ठीक, जो गरीब लोग हैं, ठीक, जो गरीब लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा रुपए में, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ब्याज पर उन्हें रकम देते थे, राइट। अब रकम ज़्यादा ब्याज पे दी, अब ये ज़्यादा ब्याज पे जब रकम दी है तो अब ये चुकाने में बहुत इनको समस्याएं आती थी, इनके पास आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर थी, तो ब्याज को उनको रुपया दे दिए, लेकिन अब ये इतना भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे कि ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनका ब्याज जो दिए, ब्याज पे जो रुपए दे रहे हैं इनको ब्याज ही चुकता कर पाएँ। तो अब ऐसी स्थिति में ये क्या करें? तो फिर ये क्या करते हैं, जो महाजन या जो भी जमींदार होते हैं, तो जो गरीब लोग हैं, जो जिन्होंने इन्हें रुपया दिया है या जिनको इन्होंने रुपया दिया है, वो अब चुकता करने में उनको समस्याएं आ रही हैं, नहीं कर पा रहे, वो उनकी आर्थिक दशा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने अधीन काम करने के लिए उन्हें जबरन भर्ती करते हैं, जबरन उनको लगा लेते हैं कि आप मेरे यहाँ काम करो, मेहनत करो, जो भी है जबरन काम कराते हैं, ठीक। तो ये इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति जो है वो पैसे के तले दब जाता है, पैसे के तले दब जाता है, तो फिर वो उसके सामने अब समस्याएं हैं, तो उस या तो वो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर ना हो तो पैसे देने में ठीक था, अब आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो उसे पैसा तो देने में दिक्कत है, नहीं दे पा रहा, तो फिर ये क्या करते हैं, उसको अपने यहाँ लगा लेते हैं और जबरन काम कराते हैं। अब ये जो काम होता है एक्चुअली में ये वेतन ना देने की वजह से होता है, बहुत कम वेतन पे होता है, ओके, बहुत कम वेतन पे होता है, या तो इसको ये वेतन देंगे नहीं देंगे क्योंकि इनके पहले ऑलरेडी पैसा है, तो उसी को चुकता कर पाएंगे, तो ये मेहनत ज़्यादा कराते हैं। क्यों? ये मेहनत ज़्यादा कराते हैं और पैसे जो होते हैं ये कम देते हैं, या पैसे जो होते हैं ये कम काटते हैं, राइट। तो इस उद्देश्य से ये जो व्यक्ति है ना, ये जो व्यक्ति है इनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, और शोषण का मतलब है इनका शारीरिक शोषण एवं मानसिक शोषण, शारीरिक एवं मानसिक शोषण। तो इससे आप जानते हो कि इनकी जो अपनी विकास है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता जा रहा है। तो इनकी स्थितियों को निकालने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती है, सुधारात्मक प्रयास करती है। तो आप जैसा कि जानते हो कि जो दुर्व्यवहार है वो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, हर पुरुषों के साथ भी हो सकता है। महिलाएं आपने देखी हों तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं या कहीं दूसरी मजदूरी करती हैं, ठीक, बंधुआ मजदूरी करती हैं। तो ये जो बंधुआ मजदूरी जो शब्द आता है, ये जो बंधुआ मजदूरी जो शब्द आता है, ये एक्चुअली में आप देखोगे इसका मतलब ये हुआ है कि किसी व्यक्ति के यहाँ या कोई पैसा वाला व्यक्ति है उसके यहाँ पर एक मजदूरी करना, और वो मजदूरी है बंधुआ, यानी कि वो व्यक्ति इस प्रकार से मजदूरी कर रहा है कि वो उस चीज़ से स्वतंत्र नहीं है, राइट, उस चीज़ से स्वतंत्र नहीं है, यानी कि वो उस व्यक्ति के, जो महाजन या जमींदार है या कोई पैसा वाला व्यक्ति है, उसके यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, राइट, तो बंधुआ मजदूरी का मतलब यही हुआ कि वह व्यक्ति वहाँ पर काम कर रहा है और उसे उस अकॉर्डिंग इनकम नहीं दी जा रही, या उसे उस अकॉर्डिंग वेतन नहीं दिया जा रहा है जिस अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए, राइट। तो ये प्रकार की बंधुआ मजदूरी है। बंधे हुआ मजदूरी का मतलब यही है कि वो व्यक्ति उसी के यहाँ ही काम करता है और वो व्यक्ति जो है ना, वो व्यक्ति है उसे इतना पर्याप्त वेतन भी नहीं दे रहा है, केवल बनकर ही काम कर रहा है और काम करा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करा रहा है, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, सुनना मेरी बात, ये जो व्यक्ति है अगर इसने पैसे ले रखे हैं, मान ले कि अपनी किसी पुत्री की शादी या किसी शादी में या किसी उद्देश्य के लिए पैसे लिए हों, राइट, अब इसके पास पैसे नहीं है तो ये इसके यहाँ काम करता है, तो ये बंधुआ मजदूरी हो जाती है, यानी कि इसके यहाँ काम करता है बंधुआ मजदूरी, यानी कि बंध जाता है एक प्रकार का, वो दूसरे यहाँ काम नहीं कर सकता है। अगर दूसरे यहाँ काम करेगा तो फिर ये इसको ठोकेगा कि मेरे पैसे लाओ, तो फिर ये इसके यहाँ बंध जाता है। तो ये फिर अपने अकॉर्डिंग काम कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग, जैसे मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा कराते हैं, तो इनकी बहुत ही दशा खराब हो जाती है, शारीरिक और मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, फिर रोगों से भी ग्रस्त हो जाते हैं। तो इनका जो विकास है वो संतृप्त रूप से रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, फिर ये अपने में विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए
इसलिए ये बंधुआ मजदूरी है, इस पर सरकार ने निरंतर प्रयास किया है। तो ये जो अनुच्छेद 23 है, ये पुरुष एवं महिलाएं या बच्चे कोई भी हों सभी के लिए अलाउ है। वैसे तो बच्चों की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, बच्चे यहाँ पे हम अगर 18 साल से ऊपर वाले भी वयस्क लोग आ जाते हैं तो उनकी बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो इसमें बंधुआ मजदूरी पुरुष एवं महिलाएं दोनों को शामिल किया गया है। और एक्चुअली में ये बंधुआ जो मजदूरी होती है ये जबरन कराई जाती है, जबरन, राइट। तो इसलिए ये बंधुआ मजदूरी में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं, तो फिर अपना विकास भी नहीं कर पाते हैं और लंबे समय तक इनकी जो संतान होती हैं फिर वो भी कुपोषित प्रकार की होती हैं। तो फिर आप जानते हो कि इनकी जो दशा है या इनकी आगे जो जीवन चलने वाला है वो में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। ओके, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो इसके लिए ही तो ये अनुच्छेद 23 है कि जो कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी है इस पर रोक लगाई जाए, राइट। अब बात यहीं पे आती है कि बंधुआ मजदूरी का मतलब यही होता है कि आप जबरन जैसे कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी बलपूर्वक काम कराना, या हम उसे बोलते हैं बलात् श्रम, राइट। ये जो शब्द है बलात् श्रम, इसका अर्थ यही हुआ बंधुआ मजदूरी या जबरन काम कराना, बलपूर्वक काम कराना, जबरन काम कराना या बलपूर्वक काम कराना। अगर किसी पुरुष नहीं चाहता है काम करते हुए फिर भी उस पर काम वो कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पैसों के तले दब गया है, उस पर इतना कर्ज लद गया है कि नहीं दे पा रहा है, तो फिर इसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि मुझे कैसे इनका देना है, कैसे नहीं देना। अगर नहीं देते हैं तो फिर ये मुझे आगे से नहीं देंगे, ठीक। तो इनके यहाँ पर वो मजदूरी में अगर ये कम ही पैसों पे अगर ये लगाते हैं तो उसी हिसाब से ये काम करते रहते हैं। तो ये जबरन एक प्रकार का काम है। अगर इसका मन तो होता है कि नहीं करने का, लेकिन बस यही है कि कर्ज इनको काम कराता है, तो इस वजह से ये बंधुआ मजदूरी की तरह काम करते हैं। तो ये होता है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ये है एक प्रकार का ऐसा श्रम है जहाँ पर उनकी शारीरिक मानसिक है उनको क्षति पहुँचती है, तो उसे हम बोलते हैं बलात् श्रम, राइट। तो ये है। दूसरा इसी में आता है कि बेगार, बेगारी शब्द भी आता है। बेगारी का मतलब ये होता है कि किसी पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, वो दूसरे के यहाँ काम करते हैं, ठीक, दूसरे के यहाँ काम करते हैं, कोई जमींदार है या कोई बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है उसके यहाँ काम करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसका शोषण भी करता है। जैसे स्त्री है तो उनका भी हो सकता है शोषण करे। दूसरी बात है कि इसे वेतन भी नहीं देता, यानी कि खाने पाने पर ही उसको मतलब काम कराता है, मतलब उसे वेतन नहीं देता है, बस खाना देता है, खाना पानी दे देता है, पूछ लेता है खाना आना, बस। इसके अलावा उसको सारे दिन 10-12 घंटे मतलब काम कराता है। जबकि जबकि काम की जो टेंडेंसी जो दी जाती है वो लगभग में 8 या 8 से कम ही घंटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बेगारी ये होती है कि इस पे व्यक्ति 10 से 12 घंटे तक जबरन मेहनत कराते रहते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और मेहनत कराते रहते हैं, बस खाना पे ही मेहनत कराते हैं। ओके, तो वो 10-10 12-12 घंटे मेहनत करता रहता है। तो ये प्रकार का एक बेगार करना है, ये एक बेगार है। क्योंकि बेगारी में यही आता है कि वो इससे थोड़ा बढ़ कर के ही है, क्योंकि इसमें थोड़ा देखा जाए तो वेतन वगैरह मिल भी जाता है, बंधुआ मजदूर में या पैसा कट भी जाते हैं, ठीक, ये पैसा कट भी जाते हैं इसमें, माना मतलब उधार लिए थे तो बंधुआ मजदूरी है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको ना वेतन मिलता है ना कुछ मिलता है, लेकिन बस ये एक प्रकार से अपने पेट भरने के लिए खाना इसे मिलता रहता है और ये मेहनत करता रहता है। ओके, तो ये एक बेगारी है। तो इसको भी इसके ही विरुद्ध तो जो दिया गया है मानव एवं व्यवहार एवं बाल श्रम पर प्रतिषेध, या आप उसके बोल सकते हैं निषेध। ओके, तो इसके संदर्भ में आप देखोगे कि बहुत सारे आपको ये स्थितियां देखने को मिलती हैं, बहुत सारी स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। आप देखोगे औद्योगिक क्षेत्र में, आप देख लो औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पुरुष और महिलाएं काम करते हैं। ओके, पुरुष और महिलाएं ही काम करते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो वहाँ पर जो ठेकेदार होते हैं, ठीक, वहाँ पे जो आप ठेकेदार होते हैं, कई सारे जो औद्योगिक हैं, प्राइवेट औद्योगिक हैं, तो वो ठेकेदार होते हैं ना, तो वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या उद्योग से संबंधित कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, इन ठेकेदारों को सौंप देती हैं कि तुम तुम्हारी जिम्मेदारी अपने अकॉर्डिंग काम करो। फिर ये ठेकेदार क्या करते हैं, जो जो मतलब कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, आर्थिक दशा ज़्यादा से ज़्यादा उनकी खराब है, तो उनको ये पकड़ लाते हैं, उन पर फिर बहुत मेहनत कराते हैं, दिन दिन रात रात भर मेहनत कराते हैं, राइट। तो फिर उनके देखते हो कि फिर उनमें क्या होता है, फिर वे क्या करते हैं कि ऐसे
जो पदार्थ होते हैं, मतलब नशीले पदार्थ होते हैं, फिर उनको भी खाने लगते हैं ये लोग, तो फिर इस समस्याओं से वो ग्रस्त हो जाते हैं, तो इससे उनका विकास ही नहीं होता है। तो ये भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आप ये जो है ये बालाश्रम में ही आता है। ओके, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब है तो वो मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, राइट, और उस हिसाब का उनको वेतन नहीं मिल पाता है। तो ठेकेदार जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो उनकी आर्थिक दशा ज़्यादा से ज़्यादा खराब है। तो इस पर भी सरकार निरंतर क्या करती है, प्रयास करती है रोकने का। ओके, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। ओके, अब इसी में जैसे आप देखोगे कि जो ठेकेदार होते हैं बच्चों से भी काम कराते हैं, ठीक है, तो वो भी एक बालाश्रम में आ जाता है, लेकिन बस ये है कि उसको हम अनुच्छेद 24 में पढ़ते हैं, वो हम अलग से पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम इसी में जानते हैं कि मानव दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम पर जो निषेध दिया गया है, इसका अर्थ यही है कि महिलाएं और पुरुष जो हैं उन पर जबरन आप काम नहीं करा सकते, बलात्श्रम नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात है कि आप बेगारी नहीं करा सकते हो, मतलब बिना वेतन के आप खाना पीना से ही सारे दिन काम कराओ तो भी नहीं करा सकते हो। तो इनके विरुद्ध दिए गए हैं। ओके, इनके विरुद्ध दिए गए हैं। तो ये जो अधिकार हैं व्यक्तियों के भी विरुद्ध हैं, सरकार के भी विरुद्ध हैं। ना सरकार जबरन काम करा सकती है, ना ही कोई व्यक्ति जबरन काम करा सकता है। ओके, तो इसलिए ये जो मौलिक अधिकार हैं 23 और 24 ये निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध हैं और सरकार के भी विरुद्ध हैं। ओके, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। चलिए, और अब आता है इसके बाद में जैसे व्यापार, अवैध व्यापार। अवैध व्यापार में आप देखते हो कि बच्चों का भी व्यापार होता है, महिलाओं का भी व्यापार होता है। ओके, बच्चों का, महिलाओं का व्यापार, जैसे वस्तुओं की तरह जो नहीं सेल करते हैं, वस्तुओं की तरह जिस प्रकार से सेल किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसी प्रकार से अवैध व्यापार जो हमारे क्षेत्रों में होता है या हमारे समाज में होता है, राइट, तो अवैध बच्चों का और महिलाओं का, ठीक, तो इससे संबंधित भी इस पर रोक लगाई जाती है। क्योंकि आप देखते हो कि महिलाएं, आप देखते हो तो महिलाएं आपने देखी हो कि कहीं ना कहीं इनका भी शोषण होता है। तो आपने नाम सुना हो वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति एक प्रकार की क्या है, ये भी बलाश्रम में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं देखे जाएं तो इनका भी शोषण ही होता है। इनका आप देखोगे तो ये शारीरिक शोषण भी इनका होता है, शारीरिक शोषण होता है, साथ ही साथ इनका मानसिक भी शोषण होता है, राइट, मानसिक भी शोषण होता है। तो वेश्यावृत्ति के अंतर्गत आप देखोगे ऐसी महिलाएं भी शामिल होती हैं जो कहीं ना कहीं ऐसे घिनौने कामों में संलिप्त हैं, या ऐसी स्थिति, वेश्यावृत्ति में वेश्याएं जो होती हैं तो ऐसी स्थितियों में, मतलब आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है, तो वे फिर इसी चीज़ को लेकर के अपनी धन कमाने की इच्छा को बढ़ाने के लिए, धन कमाने की इच्छा को बढ़ाने के लिए वो अपनी को शारीरिक जो उनका अपना शरीर होता है उनको भी दांव पे लगाती हैं। तो ये वेश्यावृत्ति में आप देखोगे ये सब आ जाता है। तो इस वजह से ये वेश्यावृत्ति एक प्रकार का देखा जाए तो महिलाओं का शोषण से संबंधित है, बलाश्रम से संबंधित है। ओके, तो आप देखोगे फिर इसी में देवदासी, वेश्यावृत्ति के बाद देवदासी भी आप देखोगे, काफ़ी महिलाएं हैं, ठीक है, या पुरुष हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के दास बनकर काम करते हैं, ठीक, दास बनकर काम करते हैं। ओके, और वो अपना आप देखोगे तो उसे दास बनकर काम करते हैं, तो वो दास जो होते हैं वो परंपरागत मानते हैं। कहीं कहीं ऐसी भी व्यवस्थाएं हैं हमारे समाज में जो देखी जाएं परंपरागत रूप से आज भी प्रचलित हैं, आज भी प्रचलित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में देख लो, राइट, पूर्वोत्तर क्षेत्र में देख लो, क्योंकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं, जनजातियाँ जो देखने को मिलती हैं, उनके यहाँ पर ऐसी कुछ परंपराएं हैं या बहुत प्रथाएं हैं जो प्रथाएं कहीं ना कहीं पुरुषों को, महिलाओं को शोषण से मतलब उनका कराती हैं। क्योंकि उनको देखा जाए तो उनकी परंपरागत जो पद्धतियाँ रही हैं, व्यवस्थाएं रही हैं, वो आज भी प्रचलित हैं। उनकी वजह से वो पहले से ऑलरेडी भी शोषित होती चली आई, लेकिन आज भी फिर से हो रही हैं, फिर भी हो रही हैं। ओके, तो वो एक प्रकार से देखा जाए तो देवदासी आपको उधर देखने को मिल जाती है, राइट। साथ ही साथ आप उधर देखोगे तो महिलाएं जो होती हैं, राइट, उधर की महिलाएं जो देखा जाए तो काफ़ी ऐसे लोग वहाँ के हैं जो मतलब पैसा में हैं, तो वो दास बनाकर भी रखते हैं, तो वहाँ पे दास प्रथा भी उधर कहीं देखने को मिल जाती है। तो ये जो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ओके, तो ये भी इसके अंतर्गत महिलाओं का शोषण है, उसी में आ जाता है। और सबसे ज़्यादा आप देखते हो जनजाति SC ST वर्ग हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण देखने को मिलता है।
उनकी महिलाओं को, पुरुषों, लड़कियों को साथ शोषण होता है, राइट। तो ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाता है बाल श्रम में, राइट। तो आप ये समझ सकते हो। चलिए, तो इस पे रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय क्या किए हैं? सरकार ने क्या उपाय किए हैं? तो आप जानते हो कि सरकार निरंतर प्रयास करती है। तो अनुच्छेद जो 23 है, मानव देह व्यवहार, तो मानव देह व्यवहार में हम एक बार और देख लेते हैं क्या क्या आ जाता है। मानव देह व्यवहार, आप देखोगे मानव देह व्यवहार में जैसे बलात्श्रम यानी कि बंधुआ मजदूरी, ठीक, बंधुआ मजदूरी। दूसरा आता है इसी में मानव देह व्यवहार में बेगारी, बेगार जिसे बोलते हैं बेगारी, यानी कि बिना वेतन के काम कराना, या मतलब खाना पे ही काम कराते हैं बस। इसके बाद वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति, ओके। वेश्यावृत्ति में तो आप जानते ही हो, पुरुष महिलाएं जो सबसे ज़्यादा इसमें सम्मिलित होती हैं, महिलाओं का इसमें सबसे ज़्यादा शोषण होता है, उनका शारीरिक शोषण होता है। वो धन ज़्यादा कमाने की इच्छाओं को लेकर के अपने को ही दांव पे लगाए रहती हैं, तो उनका एक प्रकार का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शोषण होता है। वैश्यावृत्ति भी इसी में आ जाएगी। इसी में आती है दास प्रथा भी है, ठीक, दास प्रथा है, देवदास है, जो परंपरागत चीज़ें जो आज भी प्रचलित हैं, ओके। तो ये भी इसी में आ जाएगी। इसी में आप देखोगे जो अनुसूचित जात है या जनजाति यहाँ हैं, अनुसूचित जनजाति या जनजाति जो क्षेत्र हैं, राइट, तो वहाँ भी आप देखोगे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ जो जनजातियाँ हैं उनकी अपनी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, राइट, तो वो भी महिलाओं का, बच्चों का शोषण करती हैं। इसी में आप देखोगे अवैध व्यापार, अवैध व्यापार आप ले लो, जैसे कि बच्चों का और महिलाओं का व्यापार जो करते हैं, ठीक, उनकी शारीरिक संरचना जो है, ठीक, उनके जो भी उनके तत्व जो होते हैं, जैसे शरीर में जो भी संरचनात्मक बनावट होती है, ठीक है, उनसे उनके कहीं ना कहीं देखा जाए तो व्यापार करते हैं। जैसे गुर्दा का व्यापार कर लेते हैं, आँख का कर लेते हैं, राइट, किडनी निकाल लेते हैं, ये दिल निकाल लेते हैं, उनका व्यापार करते हैं। तो ये भी आप देखोगे तो अवैध व्यापार जो है महिलाओं या पुरुषों के साथ होता है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। और इसी में आप देखोगे कि बालाश्रम में बच्चों के साथ जो अपराध होते हैं, जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी पकड़ हो जाती है, उनका व्यापार हो जाता है, राइट। इसके बाद क्या करते हैं, इनकी टांग, किसी की टांग काट देते हैं, किसी का कुछ करा देते हैं, मतलब दिल निकाल देते हैं, दिल नहीं वैसे टांग काट देते हैं, राइट, या उनके किसी के हाथ की उंगलियां काट देते हैं। तो फिर वो परस्पर काम नहीं कर पाते हैं, राइट। जब वो परस्पर काम नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो जिनके यहाँ जिन्होंने ये कृत्य किया है, घिनौना कृत्य किया है, उनको छोड़ देते हैं, वो पैसे भीख मांगते रहते हैं। तो जो भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं या भीख मांगने वाली जो महिलाएं हैं, जो आपने देखी हो गाड़ियों में देखने को मिलती, ट्रेनों में मिल जाती हैं, या कहीं ऐसे प्लेसों पे मिल जाती हैं जहाँ पे सार्वजनिक जो प्लेस होते हैं, राइट, वहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो ये जो स्थितियाँ हैं ना, ये सभी मानव दुर्व्यवहार में ही आएंगी, क्योंकि ये मानव दुर्व्यवहार का मतलब है मानव के साथ एक दुराचार और उनके साथ निकृष्ट जो निकृष्ट वर्क हो रहा है, उनके साथ बहुत ही गलत घिनौना काम हो रहा है। तो ये सभी जो है ना मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। चलिए, तो इनके संरक्षण के लिए, इनके विरुद्ध जो है वो सरकार उपाय करती है, राइट। तो सरकार तो हमेशा उपाय करती है। तो इसके लिए आपने देखा हो, इसी के अंतर्गत अगर आप और लेना चाहो तो हाथ से मैला उठाना। हाथ से मैला उठाना का मतलब ये हुआ कि आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो महिलाओं द्वारा या पुरुषों द्वारा, मतलब कि ऐसे नाली साफ कराना, जैसे नाली हैं, नाले हैं, जो शायद आपने अर्बन एरिया में देखा हो चाहे ग्रामीण में देखा हो, तो हाथ से मैला उठाना, उन पर जबरन सफाई कराना, ठीक है। तो ये भी हाथ से मैला उठाना का मतलब यही इसमें ही आ जाएगा, राइट। तो ये आप देख सकते हो। तो ये सभी जो आता ना, ये मानव व्यवहार में ही आ जाता है। तो इनके संरक्षण के लिए आप देखोगे सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। सरकार के जो कुछ कानून है उसमें आप समझते हो, सबसे पहले जो कानून है 1956 का, वो है अनैतिक दुर्व्यापार
निवारण अधिनियम। निवारण अधिनियम। अब ये जो कानून बनाए जाते हैं ये एक प्रकार की विधि ही होती हैं, और ये विधि जो होती हैं इनके अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसे दंड विषयक जरूर देखने को मिल जाते हैं। राइट, कुछ ना कुछ दंड जरूर दिया जाता है। कोई भी अगर रोकथाम के लिए कोई अधिनियम बनाया जाता है तो वो इस उद्देश्य से बनाया जाता है ताकि हम उस पर नियंत्रण कर सकें, जो भी गलत कृत्य हो रहे हैं उन पर नियंत्रण कर सकें, सुधारात्मक प्रयास किया जा सके। तो उसके लिए उसमें कुछ प्रोविजन दिए जाते हैं, जैसे कि दंड विषयक प्रोविजन दिए जाते हैं, या कोई ऐसी आईपीसी धाराओं के तहत उनको सजा दी जाती है, ये सब शामिल हो जाते हैं। या कुछ आईपीसी धाराएं के खा करके जोड़ देते हैं कि इसमें इतना प्रावधान है, ऐसा ऐसा। तो ये ही जो होते हैं अवैध व्यापार या करने के लिए जो भी लोग इसमें संलिप्त होते हैं उनकी रोकथाम के लिए है अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम। राइट, ये 1956 में आया था, ये 1956 में शामिल हुआ था। चलिए, अब आता है इसके बाद में आपने देखा हो ठेका कानून भी है। ठेका कानून आप देख लो, ठेका कानून भी इसी में है। तो ठेका कानून जो मतलब ठेकेदार होते हैं, जो उनके तहत जो भी लोग वहाँ पुरुष या महिलाएं काम करते हैं, राइट, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं कराएं, ठीक, और जहाँ पर ज़्यादा कठिन कार्य हैं, जैसे आप कोई जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है, राइट, अब वो पहाड़ी बिल्कुल खसी है और लोग उसमें काम करा रहे हैं जबरन, अब वो खस जाए तो उसमें दब जाए मर जाए वो, ठीक, तो ऐसे भी कृत्य नहीं कराना है। तो इनको ठेका कानून के तहत बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। दूसरी बात है, ठेका कानून आप देखोगे तो भाई बहुत जगह जैसे कि आप देखोगे जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपने देखे हो पाइपलाइन सिस्टम में, आपने देखे हो जो पाइपलाइन ज़मीन के नीचे पड़ते हैं, तो वहाँ पर भी ठेका लिए जाते हैं। तो वहाँ पर लोग क्या है, ज़मीन के नीचे काम करते हैं, ओके, घुस के काम करते हैं, तो उन्हें ऑक्सीजन की स्थिति देखने को मिलती है, ऑक्सीजन की कमी मिल जाती है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती है, उनको दिखाई नहीं पड़ता है, राइट, तो वहाँ पर समस्याएं क्रिएट होती हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप देखोगे कि हो सकता है कि कुछ खस जाए, ऊपर से ढापी गिर जाए, तो समस्याएं उनके सामने आ जाएंगी, तो मौत भी उनकी हो सकती है। तो ये ठेका कानून में यही देखा जाता है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अगर कोई भी कृत्य ऐसा करते हो, अगर किसी और उस व्यक्ति पर कोई भी चोट आती है, उसके जिम्मेदार आप कंपनी, जो ठेका जिसने दिया है वो कंपनी भी होती है, साथ ही साथ जो जिसे ठेका दिया गया है वो ठेकेदार भी उसका जिम्मेदार माना जाता है। तो ये दोनों होते हैं, कंपनी और ठेकेदार। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो ठेका कानून के अंतर्गत। अब इसके बाद आपने कारखाना अधिनियम सुना हो। कारखाना अधिनियम जो है ये भी शायद 1948 वाला ही है। कारखाना अधिनियम औद्योगिक अधिनियम है, जैसे औद्योगिक अधिनियम है, ओके, इसके तहत आप देखोगे तो 8 घंटे का समय दिया गया है ड्यूटी का, मतलब 8 घंटे आप काम दे सकते हो, इससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते हो, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ें हैं वहाँ महिलाओं पर काम नहीं ले सकते हो। जो खतरनाक जगह हैं, जैसे बहुत सारी खतरनाक जगह हैं, जैसे ऊपर चढ़ना होता है, ठीक, बहुत सारी ऐसी मशीनरी सिस्टम है जहाँ ऊपर चढ़ना होता है, या कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो ज़मीन के नीचे भी घुस के करने पड़ते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को रोक है, क्योंकि वहाँ महिलाएं ऐसा कृत्य नहीं कर सकती हैं। अगर वो ऐसा कृत्य करती हैं तो ये बलाश्रम के अंतर्गत आएगा और उस पर तय सजा दी जाएगी, ओके। तो महिलाएं इस कृत्य करने के लिए वैसे तो कर भी नहीं पाएंगी, दिक्कत आएगी उनको, राइट, उनमें इतनी कहाँ कैपेसिटी वो चीज़ देखने को मिलती है हर महिलाओं में, लेकिन वो जबरन काम करती हैं अपनी स्थिति को देखते हुए, तो वो कहीं ना कहीं शोषण होता है या उनकी मानसिक समस्याएं ग्रस्त हो जाती हैं। तो फिर इससे बहुत सारी चुनौतियां देखने को मिल जाती हैं। इसलिए सरकार इन पर नियंत्रण करती है कि औद्योगिक कानून है या कारखाना जो कानून होते हैं, इन कानूनों में बस ये याद रखें कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा कठोर वैसे जो विषय काम होते हैं उनको मत कराएं, राइट, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कारखाना अधिनियम आपने देखा हो, कारखाना से संबंधित जो भी हैं, जैसे कि कारखाने कोई खुले हैं, जैसे जहरीली फैक्ट्री खुली हैं, जहरीली का मतलब नहीं है, कुछ ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो कहीं ना कहीं केमिकल से संबंधित हैं, कंपनियाँ जो भी मतलब ऐसी संबंधित हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर गैसें बनती हैं, ओके, गैसें बनती हैं, केमिकल बनते हैं, तो वहाँ पर आप देखोगे उनकी सुरक्षा से संबंधित सब कुछ ये कारखाना अधिनियम के तहत ही दिया गया है। साथ ही साथ ये उसकी जो जिम्मेदारी होती है उस कंपनी की या उस कारखाने की होती है कि जो जिसे काम करा रहे हो वो निश्चित रूप से वो उस पर जबरन काम नहीं कराओगे। दूसरी बात,
ऐसे काम कराने के लिए महिलाओं को नहीं शामिल करोगे जो केमिकल से उससे संबंधित हों, ठीक है। जो महिलाएं ज़्यादा जागरूक नहीं हैं, राइट, जागरूक हैं तो वो करने के लिए सही है, कर सकती हैं। अगर वो नहीं कर पा रही हैं और आप उनको जबरन काम करा रहे हो तो उसके विरुद्ध ये कुछ अधिनियम दिए गए हैं, तो इसके तहत सजाएं दी जाती हैं, राइट। और सजाएं आईपीसी की धारा के तहत ही मिलती हैं, जिस अकॉर्डिंग उनके साथ अपराध होता है। चलिए, तो और भी है, जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 का है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम यानी कि आप, इसका मतलब ये हुआ तो काम ज़्यादा से ज़्यादा काम देना, मतलब सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि जिस अकॉर्डिंग अगर वो काम कर रही हैं, जिस अकॉर्डिंग या वो काम कर रहे हैं तो उन्हें उस हिसाब से वेतन मिलना चाहिए, ठीक। इसके लिए आपने देखा हो, इसके लिए राज्य भी जिम्मेदार होती है कि समान वेतन के लिए, समान काम के लिए समान वेतन देना, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो समान काम के लिए समान वेतन। ओके, ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो उसके साथ वेतन कम है, पुरुष हैं तो उसको वेतन ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जो भी काम उनको कराया जाएगा, जो भी काम कराया जाएगा वो एक प्रकार की उस सीमा में ही रहेगा, उसके अधिकतम काम नहीं कराया जाएगा। मतलब कि 7 से 8 घंटे अगर काम कराया जा रहा है तो वो काम इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा करा रहे हो तो अगर ओवर टाइम है, अगर वो महिला या पुरुष, उसके लिए ठीक है कि हम कर लेंगे, सक्षम है तो वो कर सकते हैं, उनकी अपनी विवेक स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहे हैं और आप जबरन करा रहे हो तो ये जो है ना कहीं अपराध की श्रेणी में आएगा। ओके, तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो। इसके बाद ये न्यूनतम वेतन में यही चीज़ें दी गई हैं कि जो भी वेतन है वो उसके काम के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, यानी कि जो उसने काम किया है उससे कम नहीं मिलना चाहिए। और ये सरकार डिसाइड करती है उसे कैसे क्या वेतन मिलता है। इसके लिए तो आप जानते हो पूरा EPFO, राइट, ये भी आप देखोगे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनसे ये मतलब कि उनका वेतन है, उनका डिस्काउंट क्या है, ये सब EPFO ही देखता है, राइट। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ पे असंगठित लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी EPFO तो देखता नहीं, ये संगठित लोगों की देखता है केवल। तो असंगठित जो लोग काम करते हैं तो वहाँ पर जिम्मेदारी वहाँ की कंपनी या फैक्ट्री या वहाँ के जो ठेकेदार होते हैं उनकी होती है। तो अगर वो अपने अकॉर्डिंग सही से वेतन देते हैं तो काम ठीक है, लेकिन ये अधिनियम जो होता है उन पर लागू होता है। चलिए, अब बात करते हैं इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी निरसन अधिनियम 1976 भी आता है। यानी कि बंधुआ मजदूरी से निरसन है कि आप जबरन किसी पे काम नहीं करा सकते हो, आप जबरन किसी पे काम नहीं करा सकते हो। अगर उस पर आपका कर्जा है, सब कुछ है, मान लेते हैं, ठीक है, तो आप वो स्वेच्छा से दे पा रहा है लंबे समय तक तो वो आप मतलब दे सकता है, राइट। लेकिन यह है कि आप जबरन उस पर काम करा रहे हो तो इससे क्या होता है कि आप उसके शारीरिक मानसिक शोषण कर रहे हो। दूसरी बात है कि उसका जो भी अपना विकास करने की अवस्था में है तो उस समय उसका शोषण हो रहा है, तो वो अपना फिर विकास नहीं कर पाता है, अवरुद्ध हो जाता है, तो इसकी वजह से भी अपना वो विकास में रुक जाता है। तो ये जो अनुच्छेद 23 है ये इसी से संबंधित है कि आप जबरन किसी पे काम नहीं करा सकते हो, राइट, ठीक है। तो अब बात ये आती है बेगारी की, इसमें सब कुछ मैंने आपको कंप्लीट करा ही दिया है। तो अब जैसे वेश्यावृत्ति है तो इसके लिए तो गवर्नमेंट उपाय करती है, वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करती ही है, राइट। इसके लिए लाइसेंस की सुविधाएं वगैरह भी दी हैं कि लाइसेंस के बिना आप काम नहीं कर सकते हो, या इसके लिए सरकार देखते हो कि टैक्स भी लगाती है कि आप वेश्यावृत्ति वाला काम जो है अगर आप वो करते हो तो आप एक सीमा तक करना, ठीक, सीमा तक रहना, क्योंकि हर चीज़ का अपना अपना एक व्यापार होता है, ठीक है। अगर वो व्यापार वो कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो व्यापार ऐसा होना चाहिए जो एक प्रकार से सही और समझ के बूझ होना चाहिए, राइट। इससे बाहर अगर आप किसी प्रकार का व्यापार करते हो तो ये अनैतिक हो सकता है। चलिए, तो अनुच्छेद जो 23 है ये कंप्लीट मैंने करा दिया है, इसमें अब कुछ खास ज़्यादा रहा नहीं। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद जो 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत जो दूसरा अनुच्छेद आता है 24, ये है आपका, ये जो है अनुच्छेद, ये बाल श्रम निषेध
से संरक्षण से संबंधित है। ओके, यानी कि बाल श्रम का मतलब यहाँ पे आप ये समझिए, मतलब कि या आप ऐसे बोल सकते हो बाल श्रम या कारखानों में जो बच्चे हैं उनका नियोजन पर प्रतिबंध है। ठीक, या आप ऐसे कह सकते हैं कि बाल श्रम प्रतिषेध प्रतिबंधित है, आप ऐसे बोल सकते हो। कई सारे नाम दे सकते हो अनुच्छेद 24 के, बाल श्रम प्रतिबंध बोल सकते हो, या कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध बोल सकते हो। राइट, तो ऐसे आप कई प्रकार से बोल सकते हो। राइट, अब बात हम ये करते हैं अनुच्छेद जो 24 है, इसमें आप देखोगे कि बच्चे जो होते हैं जो 14 साल से कम हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन पर अगर आप जबरन काम कराते हो या नियोजन, मतलब कि जबरन काम कराने की तो छोड़ो, आप उनसे काम करा ही नहीं सकते हो। राइट, तो ये नियोजन है, इस पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, तो आप जैसा कि जानते हो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, तो उनकी आप देख रहे हो जो माता पिता होते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति किसी किसी की कमज़ोर होती है, तो वो जिस समय उनकी एज पढ़ने की होती है तो उस समय वो कहीं ना कहीं काम में लग जाते हैं, या कहीं में फैक्ट्रियों में भी चले जाते हैं, कंपनियों में भी काम करते हैं। ठीक, जो ऐसे काम करते हैं जो मतलब कई कई केमिकलों में भी काम करते हैं। तो ये जो अनुच्छेद 24 है उन्हीं बच्चों पर जो अनैतिक प्रकार से काम कर रहे हैं, और जबकि वो उस काम करने के लिए योग्य नहीं है, फिर भी उन पे वो काम कर रहे हैं अपनी स्थिति को देखते हुए, और जिस समय उनकी पढ़ने की अवस्था होती है। राइट, तो वही जो अनुच्छेद 24 यही कहता है कि आप जबरन या आप बच्चों को काम में नहीं लगा सकते हो। ठीक, आप बच्चों को काम में नहीं लगा सकते हो, यानी कि जो बच्चे 14 से कम उम्र के हैं, ठीक, उन्हें जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हो। जोखिम भरे काम में आप जैसे कि जानते हो कि बहुत सारे ऐसे बारूद हैं, ठीक है, बारूद वाले जो आप देखोगे जो कारखाने हैं जिसमें छोटे बच्चे ही काम करते हैं, तो बारूद जो होते हैं, क्योंकि आप पटाखा फैक्ट्री देख लो चाहे, तो उसमें जो छोटे छोटे जो पटाखा भरे जाते हैं उसमें बच्चे ही छोटे छोटे होते हैं। पटाखा में जो भी मसाला होता है उसमें या पदार्थ होता है वो भरते हैं उंगलियों से, तो वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो वहाँ पर कोई विस्फोट हो जाता है तो ये बच्चों की कहीं ना कहीं समस्याएं हो सकती हैं, या उनसे कोई केमिकल फैल सकता है, तो इससे भी बच्चों पर एक इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इनसे सबको निपटने के लिए ये अनुच्छेद 24 प्रोविजन देता है। राइट, तो आप जबरन बच्चों पे काम नहीं करा सकते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आपको काम 14 साल से काम अगर करा रहे हो, सुनना, आप काम करा रहे हो, कोई भी अब जो भी ठेकेदार है काम करा रहा है, तो वो उसको भारी भरकम काम नहीं करा सकते हो, भारी भरकम। दूसरी बात है कि आप उसे कोई केमिकल या जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हो, जोखिम भरे केमिकल वाले संबंधित काम नहीं करा सकते हो। पदार्थ से संबंधित या तस्करी वाले जो काम है वो आप नहीं कर सकते हो या नहीं करा सकते हो। राइट, तो इन पर नियंत्रण करते हैं। और क्या होता है, और यही अनुच्छेद 24 है, जैसे सुविधाएं भी देता है कि आप इस बच्चे पर अगर काम करा रहे हो तो निश्चित रूप से इसे आप पढ़ाओगे, ठीक, पढ़ाओगे लिखाओगे, मतलब, और इसके बाद शिक्षा भी दिलाओगे, मतलब पढ़ाओगे लिखाओगे शिक्षा दिलाना एक ही बात है। ठीक, इसकी देखरेख करना है, तो ये सब काम मतलब कि दिया जाता है इसमें। तो कोई भी ठेकेदार है या कोई भी कंपनी कारखाना के मालिक हैं, वो कहाँ पढ़ाते हैं बच्चों को? कहीं पढ़ाते हैं? नहीं, कुछ नहीं कराते हैं, केवल काम कराते रहते हैं। तो इसी प्रकार से आप ये कह सकते हो कि इसमें अनुच्छेद जो 24 दिया है, इसमें बच्चों पर जो जोखिम भरे काम होते हैं वो आप नहीं करा सकते। जैसे कारखाना में बारूदी वाले जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें काम नहीं करा सकते हो, केमिकल वाले जो फैक्ट्रियाँ उसमें काम नहीं करा सकते हो, या कुछ ऐसी भी फैक्ट्रियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गैसों से संबंधित हैं, उनमें काम नहीं करा सकते हो। और भी फैक्ट्रियाँ होती हैं, बहुत सारे देखने को मिल जाती हैं, जैसे लोहा से गलना, जो गलित फैक्ट्रियाँ होती हैं, गलित, वहाँ पे आप ये काम नहीं करा सकते हो। तो मतलब जोखिम भरे काम आप नहीं करा सकते इन बच्चों से। ठीक, अनुच्छेद जो 24 है, बच्चों की 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन पर काम नहीं करा सकते हो। आपने देखा हो कि 11 साल के बच्चे होते हैं, काम करने निकल जाते हैं साथ में, तो उन पे प्रतिबंध लगाता है, उन पे नियोजन पे प्रतिबंध लगाता है कि आप ऐसे काम नहीं करा सकते हो। चलिए
लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप बच्चे जो हैं, राइट, घर का काम कर सकते हैं। घर का काम है, जैसे अपनी खेती करना है, खेती का काम करा सकते हैं। लेकिन अब वो घर पर भी जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हो, भले ही उनके माता पिता हैं। अब माता पिता ही कोई फैक्ट्री ऐसी खोल लें बारूद से संबंधित, राइट, तो फिर तो ये शोषण है उन बच्चों का, समझ रहे हो ना। तो फिर ये घर पे भी माता पिता हैं, वो भी जोखिम भरे काम नहीं करा सकते हैं, या कोई केमिकल से संबंधित काम नहीं करा सकते हैं।